हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी का सेकंड पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मैंने अपने घर के अंदर केयरफुली एंटर किया ताकि मैं कोई भी आवाज़ ना करूँ। घर के अंदर आने के बाद सडनली अचानक से घर की लाइट्स ऑन हो गई, तो मैंने देखा मेरी मॉम सोफे पे बैठकर मेरा इंतज़ार कर रही है। मॉम को देखने के बाद मैंने अपने होंठों पे एक झूठ मूठ की स्माइल लाई और उनके सामने प्रॉपरली चलने का नाटक किया ताकि वो कुछ भी नोटिस ना करे। तभी मेरी मॉम ने मुझसे कहा, कोई बात हो गई है क्या? तुम तो इस तरह कभी भी देर से नहीं आते हो। उन्होंने अपनी वरी टोन में मुझसे कहा। उनकी बात सुनने के बाद मैंने अपने आप को कंट्रोल किया ताकि मैं उनके सामने ना रो दूँ। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी उम्र कितनी है, हम कितनी स्ट्रांग हैं या हम कितनी इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आज भी जब भी कोई हमें हर्ट करता है या हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे पेरेंट्स स्पेशली हमारी मॉम, उनकी जो गोद होती है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वार्म होती है। उनकी गोद में रहकर हम काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फील करते हैं। जैन मन ही मन में कहता है, मॉम मुझे आपसे कुछ शेयर करना है, मुझे आपको अपना दर्द बताना है, मैं रोना चाहता हूँ मॉम। लेकिन तभी जैन को रियलाइज़ हो जाता है कि वो क्या करने वाला था, तो वो अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर वो मॉम से कहता है, नहीं सब कुछ ठीक है, मैं बस कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहा था। मॉम मैं शावर लेने जा रहा हूँ, आप जाकर सो जाइए। तभी मॉम ने मुझसे कहा, तुम काफ़ी पीले और थके हुए लग रहे हो, बेटा अच्छे से रेस्ट लेना। ये कहते हुए जैन की मॉम जैन के शोल्डर्स को पैटेड करती है और फिर सीधे अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। मॉम को जाते हुए देखकर जैन सीधे अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है और फिर भागता हुआ अपने बाथरूम की तरफ। जैसे ही जैन बाथरूम के अंदर चला जाता है, सबसे पहले वो अपने कपड़ों को उतार के डस्टबिन में फेंक देता है। जैन फिर अपनी बॉडी की तरफ देखकर कहता है, उसने अपने गंदे हाथों से मेरी बॉडी को छुआ, उसकी बॉडी की सेंट अभी भी मुझसे आ रही है। मुझे उसकी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए जो मुझे उससे कनेक्ट करे, लेकिन मैं इस बॉडी का क्या करूं? मैं इसे फेंक नहीं सकता हूँ। जैन ये आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहता है। वो काफ़ी देर तक अपने आप को देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय गंदगी के और उसके निपल्स के, जो कि स्वेलिंग हो गए थे। उसके गर्दन पर, उसकी चेस्ट पर, उसके थाइस पर काटने के निशान थे। फिर जैन कहता है, बर्बाद हो गया हूँ, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। ये कहने के बाद जैन की नज़र अपनी फिंगर्स पे पड़ती है। ईबो की स्किन अभी भी जैन के नाखूनों के अंदर थी। स्किन को देखकर जैन मन ही में बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और गुस्से से मिरर पर पंच मारता है। जैन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके हाथ से खून बह रहा है। फिर वह शावर ऑन करता है और उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को स्क्रबिंग करना शुरू करता है। वो तब तक अपने आप को स्क्रब कर रहा होता है जब तक उसकी बॉडी में दर्द शुरू नहीं हो जाता है। फिर जैन अपनी बॉडी की तरफ देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। आज जो मेरे साथ हुआ मैं कभी भी उसे भूल नहीं सकता हूँ। ये कहने के बाद जैन फ्लोर पे बैठ जाता है और अपनी नीज़ को गले लगाता है। फिर जैन अपने आप के साथ सोचता है कि उसे कौन सी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफ़रत हो रही थी। उसका रेप हो गया है उससे, जिससे उसकी बॉडी और उसका दिमाग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, या फिर किसी और चीज़ से जिससे जैन प्लेजर महसूस कर रहा था। तब जो एक्ट जैन ने किया था उससे जैन को सिर्फ और सिर्फ रेपिस्ट पर ही गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि खुद पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जैन को काफ़ी ज़्यादा वर्गर फील हो रहा था। हर एक मॉर्निंग की आवाज़ और हर एक हंग्री टच जो जैन ने उसकी बॉडी पे छोड़े थे, जैन को उससे नफ़रत हो रही थी। जैन को अभी भी अच्छे से याद है मेंशन से जाने से पहले उस बास्टर्ड ने कितनी गंदी बातें उसे कही थी। जैन ने जाते समय हर एक बात को सुना था और उसे याद भी था उसने क्या क्या कहा। जैन को पता चल गया था पार्टी तो बस एक बहाना था। सब लोगों को पता था कि ये एक ट्रैप है, जैन को फंसाने का ट्रैप। जैन ये अपने आप के साथ कह रहा था। कहते समय जैन के जो लिप्स हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि जैन काफ़ी देर तक फ्लोर पे बैठा हुआ था। जैन ने शावर तो बंद कब का कर दिया था, लेकिन अब जैन को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। जैन को याद ही नहीं है कि वो कब से फ्लोर पे बैठा हुआ है। फिर जैन जैसे तैसे खड़ा हो जाता है
और उसके बाद वो सीधे बेड की तरफ चला जाता है और बेड के ऊपर लेट जाता है। बेड के ऊपर लेटने के बाद फिर ज़ैन सोचने लग जाता है कि मैं इसे ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं इसे भूल नहीं सकता हूँ। मुझे हर एक चीज़ याद है, हर छोटी सी डिटेल मुझे याद है। मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मुझे उससे नफ़रत है। अब मैं उसे अच्छे से रियलाइज़ कराऊंगा कि उसने किसके साथ। अब मैं उसे अच्छे से रियलाइज़ कराऊंगा कि मैं कोई ऐसा वैसा इंसान। अब मैं उसे अच्छे से रियलाइज़ कराऊंगा मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसे वो यूज़ करके फेंक दे। वांगकी-बो, तुम अब पछताओगे मेरे साथ खेल के। ये सोचते हुए ज़ैन की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ज़ैन की मॉम ज़ैन से कहती है, ज़ैन इधर आजा बेटा जल्दी, इस कैंडिडेट की बात सुनो, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसके आइडियाज़, इसके इलेक्शन के प्रॉमिसेस। मॉम ने मुझे बुलाया तो मैं अपने रूम से बाहर आ गया। रूम से बाहर आने के बाद मैं मॉम की बात सुनने लगा तो मेरी नज़र टीवी की तरफ पड़ी। टीवी की तरफ देखते ही मेरी नज़र एक जानी पहचानी सी वाइट स्माइल पर गई, जिसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट था। उसे देखने के बाद मैंने काफ़ी कोशिश किया कि मैं अपने आप को होल्ड करूं, लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाया तो मैं भागता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ आ गई और मेरा जो स्टमक था उल्टियाँ करने से वो खाली हो गया। मेरी हालत देखकर मेरी मॉम ने मुझसे कहा, क्या हो गया, तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत है? तो मैंने मॉम को जवाब में कहा, नहीं कुछ नहीं, शायद कल मैंने कुछ गलत खा लिया था, प्लीज़ आप बस टीवी को ऑफ़ कर दीजिए। मॉम ने मेरी बात सुनने के बाद मुझसे कहा, क्यों, इतना इंटरेस्टिंग तो है, ये होमो प्रॉब्लम्स के बारे में कह रहा है। तो मैंने मॉम से कहा, मॉम प्लीज़। तो मॉम ने जवाब में मुझसे कहा, क्या हुआ, तुम इतने अपसेट क्यों हो? क्या तुम इनके कंपनी में काम नहीं करते हो? ये कांग्रेसमैन वांग है, ये सच में डिसेंट पॉलिटिशियन है। अगर ये जीत गए, जो डिस्कस्टिंग गेज या होमोसेक्सुअल लोग हैं ना, वो लोग हमेशा के लिए बैंड हो जाएंगे, जो कि वो डिज़र्व करते हैं। उन्हें कोई भी राइट नहीं है कि वो अपनी गंदगी और अपना चेहरा दुनिया को दिखाए। मॉम की बात सुनने के बाद मैंने मॉम से कहा, ये इसने कहा क्या? तो मुझे याद आ गया, कल रात इसी के घर में गे कपल एक दूसरे को गले लगाकर बिल्कुल स्नेक की तरह एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। ये बात याद करके मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मेरी मॉम मेरी तरफ वाइड आइज़ बनाकर देख रही थी। फिर मैंने मॉम से कहा, क्या जोक हो रहा है? हमारी प्योर सोसाइटी के साथ क्या मजाक किया जा रहा है? ये आदमी फादर ऑफ। मैं गाली देने ही वाला था लेकिन मैं रुक गया और फिर मैंने अपने सर को शुक करा। फिर मैंने अपनी मॉम से कहा, मॉम आपको कुछ भी पता नहीं है, कल जो मैं था अब मैं वैसा नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम हो चुका है कि अब मैं कुछ सीखूं कि असली और नकली में फ़र्क क्या होता है। मेरी बात सुनने के बाद मॉम ने मुझसे कहा, तुम अपने फादर को डिफ़ाइन कर रहे हो बेटा, उन्हें भी मेरी बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैंने मेरी मॉम से कहा, प्लीज़ अब दोबारा स्टार्ट मत करिए। तो मॉम ने बिना मेरी बात सुने मुझसे कहा, तुम्हारे डैड भी बिल्कुल इन्हीं की तरह थे, उनकी अनहेल्दी, उनकी गंदी डिज़ायर्स, उस वजह से उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा, तुम जैसे कीमती बेबी बॉय को छोड़ा। मॉम की बात सुनकर मैंने मॉम को जवाब में कहा, मॉम क्या आप श्योर हो कि वो हमें छोड़कर जाना चाहते थे? आपकी नॉन स्टॉप जेलेसी, आपके हार्श वर्ड्स की वजह से वो यहाँ से भाग गए। मेरे चेस्ट में पेन होने लगा और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। अगर वो इस वक्त यहाँ पर होते मेरे साथ तो शायद सब कुछ डिफरेंट होता, तो शायद वो मुझे प्रोटेक्ट करते। मैं सच में सिली हूँ, ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है ज़ैन। तभी मॉम ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे जवाब में कहा, क्या तुम मुझ पे ब्लेम कर रहे हो? मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा। तो जवाब में मैंने मेरी मॉम से कहा, मॉम बचपन से लेकर अभी तक आपने मेरे अंदर नफ़रत का जो बीज बोया है ना, ताकि मैं अपने डैड से नफ़रत करूं और उन्हें एबनॉर्मल समझूं और ये सोचूं कि उन्हें राइट नहीं है कि वो इस दुनिया में रहे, वो प्यार करे, वो खुश रहे। आपने हमेशा कोशिश की कि आप मुझे इस दुनिया की गंदगी से बचा के रखें,
लेकिन फ़नी बात बताऊँ मॉम, हमारा सबसे बड़ा डर आज रियलिटी बन चुका है। ज़िंदगी हमारे साथ खेलने लगी है और हमारे एडवांटेजेस लेने लगी है। ये आपका प्रीशियस बॉय प्रीशियस नहीं बल्कि एक बेवकूफ़ है। जैन की बात सुनने के बाद जैन की मॉम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, तो वो जैन से कहती है, बेटा क्या हो गया है तुम्हारे साथ, प्लीज़ मुझे डराओ मत। मॉम ये अभी कह ही रही थी, तभी मेरी नाक से खून आने लगा और मैंने अपना खून पोंछा। मेरा जो सर है वो अचानक से भारी होने लगा, मेरा चेहरा जलने लगा। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं बस चिल्लाने की आवाज़ सुन रहा था और मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अब इस सीन में दिखाते हैं जैन की मॉम हॉस्पिटल में है और वह नर्स के साथ बात कर रही है। नर्स जैन की मॉम से कह रही है, ऐसा नहीं लगता कि इन्हें फीवर कोल्ड की वजह से हुआ है, ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हम इन पे 2-3 दिन तक नज़र रखेंगे। नर्स अभी कह रही थी, तभी जैन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जैन की मॉम जैसे ही जैन को देखती है कि उसने अपनी आंखें खोली तो जैन की मॉम स्माइल करती है। जैन की मॉम की आंखें लाल हो गई थी और सूज गई थी, जिसे देखकर जैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद पे। वो महसूस कर रहा था कि उसने अपना गुस्सा बेवजह ही अपनी मॉम के ऊपर वेस्ट कर दिया, जबकि जैन की मॉम की कोई गलती भी नहीं थी। फिर वो कहता है, मॉम। जैन की आवाज़ सुनकर जैन की मॉम जैन से कहती है, क्या हुआ, बोलो मेरे बच्चे। जैन कहता है, मुझे माफ़ करो मॉम। जैन की मॉम जवाब में जैन से कहती है, जिस चीज़ से तुम ठीक रहोगे ये बुढ़ी औरत भी उसी चीज़ में खुश है, बस अपना ख्याल रखो बेटा। फिर जैन अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर जैन की मॉम जैन से कहती है, तुम्हें काम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, कंपनी से कॉल आया था तो उन्होंने कहा है कि तुम आज के लिए रेस्ट ले सकते हो। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उन्हें कैसे पता चला तुम्हारे बारे में। तो जैन मॉम से कहता है, मॉम क्या मैं काम छोड़ सकता हूँ। तो मॉम जैन से कहती है, ऐसा सोचना भी मत, तुम्हें पता है ना, तुम्हें पहले भी बहुत सारी कंपनीज़ ने फायर कर दिया, अभी तुम्हारे पास अच्छा चांस है जैन, क्या वो लोग तुम्हारे साथ गंदा ट्रीट करते हैं। तो जैन जवाब में मॉम से कहता है, नहीं मॉम ऐसा नहीं है। जैन फिर गहरी सांस लेता है और फिर मॉम से कहता है, मॉम मेरा फ़ोन कहाँ पर है, मुझे कॉल करना है। फिर जैन की मॉम जैन से कहती है, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ खरीद के लाती हूँ। जैन की मॉम कैबिनेट से बाहर चली जाती है। जैन फिर एक नंबर डायल करता है और फिर बात करते समय वो अपनी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस लाता है और फिर वो कहता है, हेलो प्रीति, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वहाँ से वो लड़की कहती है, डेट के बारे में। तो जैन जवाब में उससे कहता है, फिर कभी, लेकिन अभी के लिए मुझे किसी का एड्रेस चाहिए। वो सेकंड इंटर्न, हाँ मेरा सो कॉल्ड फ्रेंड, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। आई नो मैं जानता हूँ ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मेरी ब्यूटीफुल आइज़ के लिए तुम कर नहीं सकती हो। तो वहाँ से वो लड़की जवाब में कहती है, ओके मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी। फिर जैन जवाब में उसे कहता है, यू आर द बेस्ट। ये कहते ही जैन कॉल को कट कर देता है और फिर अपनी आंखें क्लोज कर देता है। फिर जैन सोचता है, अब तुमसे ही मैं शुरुआत करूँगा, क्योंकि शुरुआत तुमसे ही हुई थी, मुझे हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए। नेक्स्ट सीन में अब दिखाते हैं जिया जैन अब ठीक हो गया है और अब वो उसी कलीग इंटर्न के घर पहुंच जाता है जैसे ही उसे एड्रेस मिल जाता है। अब वहाँ पर क्या हुआ तो चलिए वो जानते हैं। जैन दरवाज़ा नॉक करता है और अंदर से आवाज़ आती है, कौन है। जैन जवाब में उसे कहता है, कोरियर, मैंने आपका ऑर्डर लाया है। तो अंदर से आवाज़ आती है, लेकिन मैंने तो कोई भी ऑर्डर नहीं किया था। ये कहते हुए इंटर्न दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तभी जैन उसके स्टमक पे एक ज़ोर का किक मारता है। तो जैसे ही उस इंटर्न की नज़र जैन पे पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो जैन उसका कॉलर पकड़ता है और उसके चेहरे पे नॉन स्टॉप पंचेस मारना शुरू करता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय।